Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss current affairs of 29 सितंबर 2024. आज के इस वीडियो में हम लोग 29 सितंबर 2024 के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। इसे आप डाउनलोड किए बगैर भी पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। ठीक है, इसे आप या तो हनुमान स्टडीज के वेबसाइट पर भी जाकर के इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है, ताकि दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ने वालों को आसानी रहे। और किसी तरह का कोई मिस्टेक है तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आप इतने समझदार होंगे, अगर आप करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं तो इतने समझदार होंगे कि वो मिस्टेक्स की जगह सही टर्म्स क्या होगा। ठीक है, और इसे आप पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, उसे सही करने का कोशिश किया जाएगा हनुमान स्टडीज के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 29 सितंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स क्या हैं कि जैसे मिनरल्स, मेटल्स, मेटलर्जी, मटेरियल्स, ओके, MMMM 2024 इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। फिर सेकंड क्या है कि ऑक्सीजन बर्ड पार्क इन नागपुर, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का इनॉग्रेशन, उद्घाटन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हमारा पहला पॉइंट है कि खनिज धातु क्रम सामग्री 2024। ठीक है, मिनरल, मेटल्स, मेटलर्जी, मटेरियल्स 2024 ये एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया, इनॉग्रेट किया गया, जो कि श्री राजू श्रीनिवास वर्मा के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील एंड हेवी इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, ये श्री राजू श्रीनिवास वर्मा जो कि इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री हैं, तो उन्होंने MMMM 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दूसरा पॉइंट किसके रिगार्डिंग कि MMMM 2024 में धातु उत्पादन में प्रक्रिया और उत्पाद नवाचार पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शामिल है। ठीक है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इनोवेशंस इन मेटल प्रोडक्शन में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस कार्यक्रम में ग्रीन स्टील उत्पादन पर एक ओपन सेमिनार भी आयोजित किया गया। ग्रीन स्टील प्रोडक्शन, ठीक है, कि स्टील के प्रोडक्शन में भी ग्रीन मेथड यूज किया जा सके, तो इसमें भी एक ओपन सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये थे 3 पॉइंट। ये फोटो है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है जो MMMM 2024, तो उसके रिगार्डिंग में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस कार्यक्रम का आयोजन हाइव इंडिया लिमिटेड, IIM दिल्ली चैप्टर, मेटलॉजिक, PMS और वर्ल्ड मेटल फोरम द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का जो आयोजन है, दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हाइव इंडिया लिमिटेड, IIM दिल्ली चैप्टर, मेटलॉजिक, PMS एंड वर्ल्ड मेटल फोरम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इसकी यह कार्यक्रम 27 सितंबर 2024 से 29 सितंबर 2024 तक यशोभूमि में आयोजित हुआ। ये जो प्रोग्राम आयोजन हुआ, तो ये यशोभूमि दिल्ली के 27 सितंबर से 29 सितंबर तक में आयोजन किया गया इसका। Okay, it was our first point. Our second point is कि 20वीं दिव्य कला मेला पुणे में उद्घाटित। 20th दिव्य कला मेला इनॉग्रेटेड इन पुणे। ठीक है, 20वीं दिव्य कला मेला इनॉग्रेटेड इन पुणे। अब इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 20वीं दिव्य कला मेला जो दिव्यांग जन को समर्पित एक राष्ट्रीय स्तरीय मेला है, इसका उद्घाटन 28 सितंबर को पुणे में हुआ। तो जो दिव्य कला मेला है, 20वीं दिव्य कला मेला, जो कि टोटली डेडिकेटेड है दिव्यांग जन को, तो इसका उद्घाटन हुआ है 28 सितंबर 2024 को पुणे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया। दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ये ऑर्गेनाइज है जो दिव्य कला मेला का जो फोटो है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया उसका इवेंट का फोटो है ये। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस मेले का उद्देश्य दिव्यांग जन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। ठीक है, कि दिव्यांग जन को हेल्पिंग देम बिकम सेल्फ रिलायंट एंटरप्रेन्योर्स एंड स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, जिससे वे आत्मनिर्भर उद्यमी और कुशल कारीगर बन सकें, जिसकी मदद से वो जो दिव्यांग जन है तो आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे, तो वो आत्मनिर्भर उद्यमी और कुशल कारीगर बन सकेंगे। सो इट वाज आवर सेकंड पॉइंट। आवर थर्ड पॉइंट इज कि श्री नितिन गडकरी ने नागपुर, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया। नितिन गडकरी जी के द्वारा महाराष्ट्र नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नागपुर, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया। श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया। तो ये फोटो में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन के समय का फोटो है ये। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यह पार्क 8.23 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो पक्षी आवास और मनोरंजन स्थान को जोड़ता है, जिसमें 2.5 हेक्टेयर सामाजिक वानिकी के लिए आरक्षित है। दिस पार्क स्प्रेड अक्रॉस 8.23 हेक्टेयर्स कंबाइंस अ बर्ड हैबिटेट एंड रिक्रिएशन स्पेस विद 2.5 हेक्टेयर्स रिजर्व्ड फॉर सोशल फॉरेस्ट्री, जो कि सामाजिक वानिकी के लिए आरक्षित है। तो ये 2.5 हेक्टेयर में इसको ओपनिंग किया गया है। पार्क में दुर्लभ पेड़, कमल का तालाब, कुटीर, बम्बू स्टेम और ताड़ के वृक्षारोपण शामिल है, जो पक्षियों को आकर्षित करने और पारिस्थितिक को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस पार्क में ट्रीज हैं, रेयर ट्रीज, दुर्लभ पेड़। ठीक है, लोटस का पॉन्ड है, एक रीड बेड है, ठीक है, कुटीर है, फिर बम्बू सिटम एंड पाम प्लांटेशन है, जो कि पक्षियों को आकर्षित करेगा उस पार्क की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह पार्क राष्ट्रीय राजमार्ग
प्राधिकरण, ठीक है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है और यह नागपुर हैदराबाद दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के पास जमठा के निकट स्थित है। तो ये NHAI के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, डेवलप किया गया है और ये नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय नेशनल हाईवे 44 के पास जमठा के निकट स्थित है। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पार्क में प्रकाश, जल सुविधाओं और अन्य सेवाओं के लिए ऊर्जा का उपयोग किया गया है। पार्क में जो है लाइटनिंग, वाटर फीचर्स एंड अदर फैसिलिटीज जो है इनको प्रमोट किया जाएगा जो पर्यावरणीय स्थिति को बढ़ावा देंगे। तो ये सब क्या है कि पर्यावरणीय स्थिति को बढ़ावा देंगे, इन सब चीजों का फैसिलिटी वहां पे दिया गया इस पार्क में। दैट वाज आवर थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट इज कि भारतीय नौसेना क्विज थिंक यू 2024, थैंक यू 2024 द इंडियन नेवी क्विज। अब इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय नौसेना क्विज थैंक यू 2024 की पहली चयन प्रक्रिया 10 सितंबर 2024 को शुरू हुई। तो ये जो क्विज है जो नौसेना द्वारा क्विज ऑर्गेनाइज कराया गया थैंक यू 2024, तो इसका फर्स्ट एलिमिनेशन जो है, पहली चयन प्रक्रिया जो है 10 सितंबर 2024 को शुरू की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग कि राष्ट्रीय स्तर की इस क्विज प्रतियोगिता के लिए कुल 12,655 स्कूल टीमों ने पंजीकरण कराया। ये तो टोटल स्कूल जो थे इसमें रजिस्ट्रेशन कराया जितने स्कूल हैं, तो वो 12,655 स्कूल ने, जिन्होंने 3 चयन प्रक्रियाओं में भाग लिया जो 25 सितंबर 2024 को समाप्त हुआ। और ये 3 स्टेजेस में ये प्रक्रिया पूरा हुआ जो कि 25 सितंबर 2024 को समाप्त हुआ। ये इंडियन नेवी के द्वारा क्विज ऑर्गेनाइज कराया गया था थैंक यू 2024। नेक्स्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग कि चयनित स्कूल 14 से 15 अक्टूबर 2024 को ऑनलाइन मोड में क्षेत्रीय राउंड में भाग लेंगे। अब जिन स्कूल्स का सिलेक्शन हुआ है तो वो 14 से 15 अक्टूबर के बीच में ऑनलाइन मोड से रीजनल जो राउंड्स में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे कि थिंक 2024 के सेमीफाइनल और फाइनल भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला केरल में 7 और 8 नवंबर को दक्षिणी नौसेना कमान के अधीन आयोजित की जाएगी। इसका जो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स है थैंक यू 2024 का, ये इंडियन नेवल एकेडमी इन एझीमाला केरला, क्योंकि केरला में स्थित है इंडियन नेवी एकेडमी एझीमाला, तो वहां पे इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि 7 और 8 नवंबर 2024 को होगा। ठीक है, तो 7 और 8 को इसका सेमीफाइनल और फाइनल ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इट वाज अवर फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट इज कि वायु वीर विजेता कार रैली थोइसे लद्दाख से तवांग अरुणाचल प्रदेश तक। देखिए, तो ये कार रैली ऑर्गेनाइज किया गया है जो कि लद्दाख में थोइसे जगह से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक है ये कार रैली। अब इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 7,000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली थोइसे लद्दाख से तवांग अरुणाचल प्रदेश तक आयोजित की जा रही है। तो लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की ये रेस को ऑर्गेनाइज किया गया है कार रैली, जो भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स की 92वीं वर्षगांठ को 8 अक्टूबर 2024 को मनाएगी। तो 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के 92nd वर्षगांठ, ठीक है, 92nd एनिवर्सरी के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाएगा इस वायु वीर विजेता कार रैली को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसकी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 1 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्धक स्मारक में रैली की विदाई देंगे। तो ये जो रैली को विदाई देंगे श्री राजनाथ सिंह जी, ठीक है, रक्षा मंत्री, श्रीमती नहीं, रक्षा मंत्री कहने वाला था यहाँ पे मैं, तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली से इसे युद्ध स्मारक से रैली की विदाई होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि रैली को 8 अक्टूबर को थोइसे से औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तो नई दिल्ली से इसे श्री राजनाथ सिंह जी हरी झंडी दिखाएंगे और 8 अक्टूबर को थोइसे जो कि लद्दाख में है, तो वहां से औपचारिक रूप से, ठीक है, तो औपचारिक रूप से वहां से हरी झंडी दिखाई जाएगी जो कि लद्दाख में है, जो कि समुद्र तल से 3068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची वायुसेना स्टेशनों में से एक है। और तो इसी जो है लद्दाख में जो वायुसेना का सबसे ऊंचा स्टेशन है, तो वहां पे ये स्टैब्लिश्ड है, जो कि 3068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची ऊंचाई पे है। यह रैली 29 अक्टूबर 2024 को तवांग में समाप्त होगी। ये रैली जो है 29 अक्टूबर को समाप्त होगी, जो कि तवांग में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में समाप्त होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस रैली का उद्देश्य जो IAF द्वारा उत्तराखंड युद्ध स्मारक के पूर्व सैनिकों के साथ समन्वय में आयोजित की जा रही है। ठीक है, द एम ऑफ द रैली इज टू ऑर्गेनाइज बाय AF इन कोऑर्डिनेशन विद द वेटरन्स ऑफ उत्तराखंड वार मेमोरियल is to raise awareness about the glorious history of IAF and the valor of air warriors। ठीक है, IAF के गौरवपूर्ण इतिहास और वायु योद्धाओं की वीरता के बारे में जागरूक बढ़ाना है। तो ये IAF के जो भी इतिहास रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, तो और उनके जो योद्धा रहे हैं, वायु योद्धा जो रहे, तो उनके वीरता के बारे में लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, उनके बारे में उन तक ये जानकारी पहुंचे, इसके युद्ध के बारे में, योद्धाओं के बारे में और गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में इंडियन एयरफोर्स के। तो इसके लिए यह रैली को ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, इट वाज आवर फिफ्थ पॉइंट। अब सिक्स पॉइंट इज कि जन विश्वास 2.0 बिल, ठीक है, जन विश्वास 2.0 बिल
अब इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन के लिए विभाग डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, देश में व्यापार करने की सुविधा को बढ़ाने के लिए जन विश्वास 2.0 बिल लाने के लिए लगभग 100 नियमों और कानूनों पर काम कर रही है। देश में जन विश्वास 2.0 बिल ला सके सरकार, तो इसके लिए लगभग 100 नियम और कानूनों पर काम कर रही है डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि 100 नियम और कानून लगभग लाने वाला है जन विश्वास 2 के बिल के तहत। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने के लिए जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2023 में लागू किया। ठीक है, तो भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के पहल के तहत जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2023 को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत शुरू किया था, जो कि 2023 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या कि अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, तो 42 केंद्र अधिनियमों में छोटे अपराधों और गैर आपराधिक बनाना है, जो 19 मंत्रालय विभागों में 183 आपराधिक प्रावधानों को समाप्त करता है। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की जो 42 केंद्र अधिनियम है, 42 सेंट्रल एक्ट जो है, तो उसमें से एलिमिनेट करना 183 क्रिमिनल प्रोविंसेस अक्रॉस 19 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, जो कि छोटे छोटे माइनर ऑफेंसेस हैं जो कि क्रिमिनल एक्ट के अंदर आते थे, तो उनको खत्म करना है। ठीक है, तो इसको संशोधन किया जाएगा। खत्म करने का मतलब ये नहीं कि वो क्राइम्स इलीगल हो जाएंगे, वो इलीगल ही रहेंगे, उसको और बेटर वे में लाना रहेगा ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की जानकारी पहुंचे, जागरूकता पहुंचे, और इस तरीके के क्राइम इंसिडेंट होने से भी वो करने से भी वो बच सके। ओके, इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जन विश्वास अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य उन पुरानी प्रावधानों को हटाना है जो विकसित हो रहे हैं, जो पुराने प्रावधान है, जो कि पुराने आउटडेटेड प्रोविजंस है, तो उन सबको हटाना है। इसका उद्देश्य मेन ये है, और प्रौद्योगिकी और व्यापार के वातावरण के अनुकूल नहीं है, और ऐसे कानून जो कि इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और बिजनेस एनवायरनमेंट के अनुसार जो है सुटेबल नहीं है, तो इन सब चीजों को हटाने के लिए द एक्ट वाज पास्ड बाय द लोकसभा ऑन 27 जुलाई 2023। जन विश्वास जो अधिनियम है 2023 में 27 जुलाई को पास हुआ था लोकसभा में, एंड राज्यसभा में 2 अगस्त 2023 को, जो 27 जुलाई को लोकसभा में और 2 अगस्त को राज्यसभा में। कैन रिसीव प्रेसिडेंशियल असिस्ट ऑन 11 अगस्त, और इसे 11 अगस्त 2023 को प्रेसिडेंशियल असिस्ट मिली थी। ठीक है, तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्राप्त मिली थी इस जन विश्वास को। ओके, इसके इन्वेस्टमेंट क्या कि इसका उद्देश्य व्यापारियों और नागरिकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देना, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और न्यायालय पर बोझ को कम करना है। ये जन विश्वास 2.0 का जो मेन उद्देश्य है, तो है कि प्रमोट ट्रस्ट इन बिजनेसेस एंड सिटीजंस, स्ट्रीमलाइन लीगल प्रोसेसेस एंड रिड्यूस द बर्डन ऑन द जुडिशरी। नहीं, तो इन सब पे काम करेगी जन विश्वास 2.0। इट वाज अवर 6th पॉइंट। अवर 7th पॉइंट इज कि 10th ईयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, 10th ईयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का 10वां वर्ष। अब इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि नेवली लिग्नाइट निगम भारत लिमिटेड, ठीक है, एनएलसी, ठीक है, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि कोयला मंत्रालय के अंदर आती है, भारत सरकार के अधीन है, के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन के 10वें वर्ष का जश्न मना रही है। तो एनएलसी ने अपना 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, ठीक है, 10th रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन को सेलिब्रेट किया। इसके सेकंड पॉइंट क्या है कि यह मील का पत्थर 28 सितंबर 2024 को चिन्हित किया गया। तो 10th एनिवर्सरी 10 वर्ष का जो जश्न मनाया उन्होंने, तो 28 सितंबर 2024 को, ठीक है, 28 सितंबर 2024 को एनसीएल ने 10 वर्ष का जश्न मनाया। जब कंपनी ने 28 सितंबर 2015 को नई में 10 मेगावाट और फोटोवोल्टिक पावर प्लांट का कमिश्निंग करके अपने नवीनीकरण ऊर्जा शुरुआत की थी। तो आज से 10 साल पहले 28 सितंबर 2015 में नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ने 10 मेगावाट और फोटोवोल्टिक पावर प्लांट का उद्घाटन करके इसका शुरुआत किया था। So it was our 7th point. Our 8th point is कि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी की नई दिल्ली में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष श्री मार्टिन राइजर के साथ बैठक। सेक्रेटरी डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी मीट्स वर्ल्ड बैंक वाइस प्रेसिडेंट मार्टिन रेजर इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में सेक्रेटरी देवेश चतुर्वेदी जो है वो वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट मार्टिन रेजर से मुलाकात की। अब इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कृषि और किसान कल्याण विभाग DANFW के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने नई दिल्ली के कृषि भवन में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विश्व बैंक के उपाध्यक्ष श्री मार्टिन राइजर के साथ बैठक की। तो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर DANFW के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी। उन्होंने मुलाकात की वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के, जो कि साउथ एशिया रीजन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, श्री मार्टिन रेजर के साथ, तो दिल्ली के कृषि भवन में। इसके रिगार्डिंग जो सेकंड पॉइंट है कि बैठक का मुख्य फोकस कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की प्राथमिकताओं पर था। ठीक है, तो मीटिंग वाज फोकस्ड ऑन द प्रायोरिटीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सो इट वाज अवर सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग दिस। अवर थर्ड पॉइंट इज कि चर्चा के विषयों में मिट्टी की तहत, जलवायु, लचीला कृषि, कार्बन बाजारों तक पहुंच और
डिजिटल कृषि शामिल थे। ठीक है, टॉपिक्स डिस्कस्ड इंक्लूडेड सॉइल हेल्थ, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, एक्सेस टू कार्बन मार्केट्स एंड डिजिटल एग्रीकल्चर। तो ये सब टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन थे इस मीटिंग में। इट वाज अवर 8th पॉइंट। अवर नाइन्थ पॉइंट इज कि पीएम 29 सितंबर को महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम ने 29 सितंबर को महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को प्रोजेक्ट्स को चालू करेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे। तो ये आज 30 तारीख है, तो 29 सितंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा इन सबका परियोजना को चालू किया गया। अब इसके फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 29 सितंबर को लगभग 12:30 बजे के आसपास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को ये इनॉग्रेट करेंगे। ओके, अब इसके रिगार्डिंग सेकंड पॉइंट क्या है कि वे पुणे मेट्रो सेक्शन जिला न्यायालय से स्वारगेट तक उद्घाटन करेंगे, जो पुणे मेट्रो रेल परियोजना, ठीक है, चरण 1 का पूरा होना दर्शाता है, जिसकी लागत लगभग 1,810 करोड़ है। तो 11,200 करोड़ में से 1,810 करोड़ का तो ये पुणे मेट्रो रेल परियोजना ही है, जो पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, इसमें खपत हो जाएगी। ये था फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट इज कि प्रधानमंत्री स्वारगेट कात्रज एक्सटेंशन के लिए आधारशिला रखेंगे। ठीक है, तो स्वारगेट कतराज एक्सटेंशन ऑफ पुणे मेट्रो फेज 1, इसके लिए आधारशिला मतलब इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, जिसकी लागत लगभग 2,955 करोड़ रुपए होगी। यह पूरी तरह से भूमिगत है और इसमें 3 स्टेशन होंगे। ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड है और इसमें लगभग 3 स्टेशन होंगे। ओके, अब इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वे 7,855 एकड़ में फैले बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को समर्पित करेंगे। ठीक है, ही विल डेडिकेट द बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया कवरिंग 7,855 एकर्स अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICD प्रोग्राम। ठीक है, तो नेशनल राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसका लागत लगभग 6,400 करोड़ है। तो ये बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को समर्पित रहेगा पुणे में। नेक्स्ट पॉइंट इज कि प्रधानमंत्री सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, जिससे लगभग 4.1 लाख यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। तो सोलापुर में हवाई अड्डे का इनॉग्रेशन किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, जिससे लगभग 4.1 लाख यात्रियों को फायदा पहुंचेगा आवागमन में कनेक्टिविटी में। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वे भी भीड़ेवाड़ा में क्रांतिकारिणी सावित्रीबाई फुले की पहली बालिका विद्यालय के स्मारक की आधारशिला रखेंगे। ही विल आल्सो ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द मेमोरियल फॉर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले फर्स्ट गर्ल्स स्कूल एट भीड़ेवाड़ा। ठीक है, तो भीड़ेवाड़ा में पहली सावित्रीबाई फुले गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन फाउंडेशन स्टोन भी रखेंगे प्रधानमंत्री वहां पे भीड़ेवाड़ा में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट वाज अवर 9th पॉइंट, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेशन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इट वाज अवर 10th पॉइंट। इट वाज अवर 9th पॉइंट। अवर 10th पॉइंट इज कि NL, ठीक है, कि नालसार NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, इसका 21वां समागम दीक्षांत समारोह, कॉन्वोकेशन, ओके, दीक्षांत समारोह NASLAR विश्वविद्यालय के कानून का 21वां दीक्षांत समारोह। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अटेंडेड द 21st कॉन्वोकेशन ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। तो उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च का उद्घाटन अटेंड किया, 21वां समागम दीक्षांत समारोह प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अटेंड किया गया। इसके सेकंड पॉइंट क्या है कि भारत की राष्ट्रपति, सॉरी ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है कि यह कार्यक्रम 28 सितंबर 2024 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। यह कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ तो यह हैदराबाद के तेलंगाना में 28 सितंबर 2024 को। इट वाज अवर 10th पॉइंट। अब 11th एंड द लास्ट पॉइंट, नो इट वाज नॉट, इट विल नॉट बी अवर लास्ट पॉइंट। Okay, yes, it is our last point. Our 11th and the last point for today's session is कि भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स भारतीय कला महोत्सव। अब इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन सिकंदराबाद, राष्ट्रपति निवास भवन नहीं, ठीक है, राष्ट्रपति निवास सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 28 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति निवास सिकंदराबाद भवन में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। ये फोटो में आप देख सकते हैं, हमारी राष्ट्रपति, देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हैं इस कला महोत्सव में। अगर इसके रिगार्डिंग सेकंड पॉइंट क्या है कि यह महोत्सव राष्ट्रपति निवास और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय तथा सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। दिस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय राष्ट्रपति नीलायम इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड राष्ट्रपति नीलायम, राष्ट्रपति निवास के सहयोग से इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि यह महोत्सव उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ये जो कार्यक्रम है तो उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो उनको उनके सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है, ठीक है, उनके कल्चरल हेरिटेज को। किन किन राज्यों के? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इनके कल्चरल हेरिटेज को दर्शाएगा ये कार्यक्रम। तो क्या बोल लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज सेशन इज कि भारतीय कला महोत्सव 29 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक आगंतुकों के लिए खुला रहेगा। तो ये जो भारतीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया है राष्ट्रपति निवास में, ओके, राष्ट्रपति निवास में इसका आयोजन किया गया। और कहाँ पे? तो सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद में। तो यहाँ ये जो है ये 29 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक रहेगा। ये जो भारतीय कला महोत्सव जो 29 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक रहेगा। तो ये आज के 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नॉर्मल तो डिस्कस किए ही जाते हैं, डेली बेसिस पे उनको न्यूज चैनल्स में भी सुनने को मिल ही जाता है। तो उन सब पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी ऐड किया जाएगा आगे चल के हनुमान स्टडीज में, उनको भी आगे चल के ऐड किया जाएगा हनुमान स्टडीज के करंट अफेयर्स के सेशन में। ओके, तो जो भी इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप वेबसाइट पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं। वीडियो में तो आप इसे पढ़ ही रहे हैं, इसे आप वेबसाइट पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो हनुमान स्टडीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लर्निंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।